जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, आज हम लोग घटना चक्र के प्राचीन भारत के इतिहास की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए दक्षिण भारत के राजवंशों के बारे में इस वीडियो में देखने वाले हैं। इस वीडियो में मैंने दोस्तों दक्षिण भारत के जो राजवंश हैं यानी चोल, चालुक्य, पल्लव एवं संगम युग, उससे संबंधित जितने भी सवाल अब तक विभिन्न स्टेट पीसीएस तथा आईएएस पीडी में पूछे गए हैं उनको मैंने कवर किया है। तो अभी तक जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। साथ ही साथ अगर ये वीडियो पसंद आए दोस्तों तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल है दोस्तों, 9वीं शताब्दी ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा चोल साम्राज्य की नींव डाली गई? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, चोल साम्राज्य की जो नींव है वह विजयालय के द्वारा डाली गई थी दोस्तों 9वीं शताब्दी में। तो याद रखना है, चोल वंश का संस्थापक कौन था 9वीं शताब्दी में? तो वह था दोस्तों विजयालय। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सी। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इस क्वेश्चन से देख लेते हैं। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि चोल साम्राज्य की स्थापना विजयालय ने की, जो आरंभ में पल्लवों का एक सामंती सरदार था। तो ये भी फैक्ट्स याद रखना है कि चोल आरंभ में क्या थे? तो पल्लवों के सामंत थे। उसने 880 ईस्वी में तंजौर को अपने अधिकार में कर लिया। इस समय पल्लवों एवं पांडवों में निरंतर संघर्ष चल रहा था। पांड्यों की निर्बल स्थिति का लाभ उठाकर विजयालय ने तंजौर पर अधिकार जमा लिया तथा वहां उसने दुर्गा देवी का एक मंदिर बनवाया। विजयालय ने लगभग 871 ईस्वी में 871 ईस्वी तक क्या किया था दोस्तों? तो राज किया था। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है? तो उसका नाम है दोस्तों बृहदेश्वर मंदिर। जिसका निर्माण किसने कराया है ये भी सवाल पूछता है। तो राजराज प्रथम ने कराया था दोस्तों इसका निर्माण, जहां पर जो है दोस्तों एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ए। तो चोल स्थापत्य के उत्कृष्ट नमूने तंजौर के शैव मंदिर, जो राजराजेश्वर या बृहदेश्वर नाम से प्रसिद्ध है, का निर्माण राजराज प्रथम के काल में हुआ। भारत के मंदिरों में सबसे बड़ा तथा लंबा यह मंदिर द्रविड़ शैली का सर्वोत्तम नमूना माना जा सकता है। इसका विशाल प्रांगण कितना है दोस्तों? तो 500 गुना 250 के आकार का है। मंदिर के प्रवेश द्वार पर दोनों ओर 2 द्वारपालों की मूर्तियां बनी हैं। इस मंदिर के बहिर्भाग में नंदी की एकाश्म विशाल मूर्ति बनी है जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है। और ये सब के सब महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर निर्मित हुआ था शासन काल में चोल सम्राट कौन था दोस्तों? तो उस समय कौन थे? तो याद रखना है दोस्तों राजराज प्रथम। और यह द्रविड़ शैली का उत्कृष्ट नमूना है दोस्तों। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला था? तो याद रखना है, चोलों का जो राज्य है दोस्तों वह कोरोमंडल तट, दक्कन के कुछ भागों तक यह फैला था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो डी होगा। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। तो कृष्णा तुंगभद्रा नदियों से लेकर कुमारी अंतरिक्ष तक का विस्तृत भूभाग प्राचीन काल में तमिल प्रदेश का निर्माण करता था। इसमें कोरोमंडल तट, दक्कन के कुछ भाग यथा उरईयूर, कावेरी पट्टनम, तंजावुर आदि चोल के अधिकार में थे। तो याद रखना है कि चोल के अधिकार में कौन कौन से क्षेत्र थे? तो कावेरी पट्टनम था दोस्तों, तंजावुर था और उरईयूर था दोस्तों। नेक्स्ट है, चोल की राजधानी थी। तो चोल की राजधानी क्या थी दोस्तों? तो चोल की राजधानी तंजौर थी। इंपॉर्टेंट है जिसे आपको ध्यान में रखना है। तो प्रसंगत विकल्पों में चोल की राजधानी तंजौर थी। इसके अतिरिक्त गंगे कोंड चोलपुरम भी चोलों की राजधानी बनी। संगम काल में चोलों की राजधानी क्या थी दोस्तों? तो ये भी याद रखना है कि संगम काल में चोलों की राजधानी क्या हुआ करती थी? तो उरईयूर थी दोस्तों चोलों की राजधानी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन चोल प्रशासन की विशेषता थी? तो याद रखना है दोस्तों ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता जो थी दोस्तों वह चोल प्रशासन की विशेषता थी। और ये महत्वपूर्ण सवाल है जिसे आपको ध्यान में रखना है दोस्तों कि चोल प्रशासन किस लिए फेमस था? तो ग्राम प्रशासन के लिए, या एक तरह से कह सकते हैं दोस्तों स्थानीय प्रशासन के लिए यह जो था फेमस था। नेक्स्ट है, इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं दोस्तों। तो चोल शासन की सबसे उल्लेखनीय विशेषता वह असाधारण शक्ति तथा क्षमता है जो स्वायत्तशासी ग्रामीण संस्थाओं के संचालन में परिलक्षित होती है। वस्तुतः इस काल में स्वायत्त शासन पूर्णतया ग्रामों में ही क्रियान्वित किया गया था दोस्तों।
नेक्स्ट है चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था? तो याद रखना है दोस्तों, चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था? तो ग्राम पंचायत यानी विलेज असेंबली के लिए प्रसिद्ध था, या हम कह सकते हैं स्थानीय स्वशासन के लिए क्या था दोस्तों? यह फेमस था दूसरे शब्दों में। नेक्स्ट है चोल युग प्रसिद्ध था निम्न के लिए। तो याद रखना है दोस्तों, ग्रामीण सभाएं, या हम कह सकते हैं स्थानीय स्वशासन के लिए चोलों को जाना जाता था। और स्थानीय स्वशासन को भारत में कब इंट्रोड्यूस किया गया दोस्तों? तो याद रखना 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से स्थानीय स्वशासन को भारत में लाया गया है। नेक्स्ट है किस दक्षिण भारतीय राज्य में उत्तम ग्राम प्रशासन था? तो याद रखना है दोस्तों, उत्तम ग्राम प्रशासन जो था दोस्तों वो चोल राज्य में फेमस था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सी। नेक्स्ट है कुशल ग्रामीण प्रशासन के लिए प्रसिद्ध राजवंश था। तो कुशल ग्रामीण प्रशासन के लिए प्रसिद्ध राजवंश कौन था दोस्तों? तो वह था चोल, यानी स्थानीय स्वशासन के लिए चोल जाना जाता था। नेक्स्ट है कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? तो वह था दोस्तों कौन सा? तो चोल। नेक्स्ट है चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन के बहुत से ब्यौरे जिन शिलालेख में है वे कहाँ हैं? तो वे कहाँ पर हैं दोस्तों? तो वे हैं उत्तर मेरूर में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो डी। तो चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन में ग्राम सभा की कार्यकारिणी समितियां की कार्य प्रणाली का विस्तृत विवरण हम उत्तर मेरूर से प्राप्त लेखों के माध्यम से प्राप्त करते हैं। प्रत्येक ग्राम में अपनी ग्राम सभा होती है जो प्रायः केंद्रीय नियंत्रण से मुक्त होकर स्वतंत्र रूप से ग्राम शासन का संचालन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चोल शासकों के शासन काल में निम्नलिखित में से कौन सा वारियम उद्यान प्रशासन का कार्य देखता था? तो वह कौन था दोस्तों? तो टोट वारियम जो था दोस्तों वह वारियम उद्यान प्रशासन का कार्य देखता था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। तो चोलकालीन गांवों के गतिविधियों की देखरेख एक कार्यकारिणी समिति करती थी जिसे वारियम कहा जाता था। उद्यान प्रशासन का कार्य देखने वाली समिति को टोट वारियम कहा जाता था, जबकि समवत्सर वारियम को वार्षिक समिति, अरी वारियम को तालाब समिति तथा पौन वारियम को स्वर्ण समिति कहते थे दोस्तों। तो याद रखना है, इंपॉर्टेंट फैक्ट सही है। नेक्स्ट, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन से रिलेटेड सवाल है दोस्तों। चोलों ने पांड्यों तथा चेड़ शासकों को पराजित कर प्रायद्वीपीय भारत पर प्रारंभिक मध्यकालीन समय में अपना प्रभुत्व स्थापित किया। फिर है दोस्तों, चोलों ने दक्षिण पूर्वी एशिया के शैलेंद्र साम्राज्य के विरुद्ध सैन्य चढ़ाई की तथा कुछ क्षेत्रों को जीता। तो यह दोनों बात सही है दोस्तों कि चोलों ने क्या किया था, तो पांडे तथा चेड़ शासकों को पराजित कर प्रायद्वीपीय भारत पर प्रारंभिक मध्यकालीन समय में क्या किया था, अपना प्रभुत्व स्थापित किया था। यह सही है। और चोलों ने दक्षिण पूर्व एशिया के शैलेंद्र साम्राज्य के विरुद्ध भी सैन्य चढ़ाई की थी दोस्तों, और उसे विजित भी किया था। तो ये दोनों जो कथन है दोस्तों वह बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सी। तो द्रविड़ देश में चोल आधिपत्य की स्थापना वस्तुतः परांतक प्रथम ने की थी, परंतु मदुरा के पांड्य राजा को हराकर मदुराई कोंड उपाधि धारण की। उसने मदुरा के पांड्य राजा को हराकर मदुराई कोंड की उपाधि धारण की। राजराज प्रथम तंजौर अभिलेख के अनुसार सिहल, जिसे श्रीलंका कहा जाता है दोस्तों, के राजा महेंद्र पंचम ने पांड्य केरल, यानी केरल में किनका रहा था, तो चेड़ राजाओं का, केरल के राजाओं का एक संघ बनाया जो चोल नरेश राजराज प्रथम के विरुद्ध था। इस संघ का भेदन करने के लिए राजराज प्रथम ने सबसे पहले चेर राज्य पर आक्रमण किया और कंडलूर के मैदान में परास्त किया। राजराज प्रथम एवं उसके पुत्र राजेंद्र प्रथम ने दक्षिण पूर्वी एशिया के शैलेंद्र, याद रखना है, शैलेंद्र साम्राज्य के विरुद्ध सैन्य चढ़ाई की तथा कुछ क्षेत्र को जीत लिया। अतः दोनों कथन क्या है दोस्तों, बिल्कुल परफेक्ट है। नेक्स्ट है, चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमा में देवाकृत प्राय है, तो कैसा है दोस्तों, तो वह कैसा है, तो चतुर्भुज है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सी है। तो चोल काल में तक्षण कला में भी सफलता प्राप्त चोल का कलाकारों ने तक्षण कला में भी सफलता प्राप्त की है। उन्होंने पत्थर तथा धातु की बहुसंख्यक मूर्तियों का निर्माण किया। पाषाण मूर्तियों से भी अधिक धातु मूर्तियों का निर्माण किया। सर्वाधिक सुंदर मूर्तियां नटराज, जो भगवान शिव को समर्पित है, जो बड़ी संख्या में मिली है। इन्हें विश्व की श्रेष्ठतम प्रतिमा रचनाओं में शामिल किया जाता है। ये मूर्तियां प्रायः कैसी है दोस्तों, तो चतुर्भुज है। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसको दक्षिण भारत के विशेषकर
चोल युग के स्थापत्यों की विश्व में सर्वश्रेष्ठ प्रतिमा रचना माना जाता है? तो वह कौन है दोस्तों? तो नटराज की मूर्ति है जो भगवान शिव को समर्पित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो बी होगा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, चोल शासकों के समय बनी हुई प्रतिमाओं में सबसे अधिक विख्यात है कौन है दोस्तों? तो सबसे अधिक विख्यात है दोस्तों नटराज शिव की कांस्य की प्रतिमा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो डी हो जाएगा। तो रिपीटेड सवाल है। नेक्स्ट है, नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति किस कला का उदाहरण है? तो याद रखना है दोस्तों, वह चोल कला का उदाहरण है दोस्तों, नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति। तो याद रखना है। और यह किस भगवान को समर्पित है? तो याद रखना है शिव भगवान को समर्पित है। नेक्स्ट है, शिव की दक्षिणा मूर्ति प्रतिमा उन्हें किस रूप में प्रदर्शित करती है? तो याद रखना है दोस्तों, शिव की दक्षिणा मूर्ति प्रतिमा उन्हें किस रूप में प्रदर्शित करती है? तो शिक्षक के रूप में उन्हें प्रदर्शित करती है दोस्तों, शिव की दक्षिणा मूर्ति प्रतिमा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। तो शिव की दक्षिणा मूर्ति प्रतिमा उन्हें गुरु के रूप में प्रदर्शित करती है। इस रूप में शिव अपने भक्तों को सभी प्रकार का ज्ञान प्रदान करते हुए माने गए हैं। इस रूप में शिव की दक्षिण दिशा में मुख किए हुए प्रतिमा स्थापित की गई है दोस्तों। नेक्स्ट है, 72 व्यापारी चीन में किसके कार्यकाल में भेजे गए थे? तो 72 व्यापारी चीन में किसके कार्यकाल में भेजे गए थे? तो याद रखना है दोस्तों, कुलुतुंग प्रथम के समय में 72 व्यापारी को चीन भेजा गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ए होगा। तो चोल शासक कुलुतुंग प्रथम के शासन काल में 1077 ईस्वी में 72 सौदागरों को एक चोल दूत मंडल कहां पर भेजा गया था दोस्तों? तो याद रखना है चीन में भेजा गया था। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था? तो वो था दोस्तों चोल। चोल जो राजा थे दोस्तों, या चोल जो प्रशासन था, वो नौसेना के लिए भी फेमस था। तो याद रखना है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ए होगा। तो चोल राजाओं ने एक विशाल संगठित सेना का निर्माण किया था। चोलों के पास अश्व, गज यानी हाथी, पैदल सैनिकों के साथ ही साथ एक अत्यंत शक्तिशाली नौसेना भी थी। इसी नौसेना की सहायता से उन्होंने श्रीविजय, सिंहल यानी श्रीलंका, मालदीव आदि द्वीपों की विजय की थी दोस्तों। नेक्स्ट है, निम्नांकित राजवंशों में से किसके शासक अपने शासन काल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे? तो वह कौन था दोस्तों? तो इसमें स्टार लगा हुआ है, देखते हैं क्या फैक्ट्स है। तो प्राचीन हिंदू राजवंश के सभी सम्राट प्राय अपने जीवन काल में ही युवराज का चुनाव कर लेते थे, जो उसके बाद उसका उत्तराधिकारी बनता था। यह प्रवृत्ति चोल में सर्वाधिक दिखाई देती है दोस्तों। तो सभी जो राजा हैं दोस्तों, मरने से पहले अपना युवराज घोषित कर देते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन में स्टार लगा हुआ है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित चोल शासकों में जिसने बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान कर दिया वह कौन था? तो वह था दोस्तों राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम वह शासक था दोस्तों, चोल शासक था जिसने बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान कर दिया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो बी। अब राजेंद्र प्रथम से इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं दोस्तों। तो राजराज प्रथम की मृत्यु के बाद उसका योग्यतम पुत्र राजेंद्र प्रथम सम्राट बना। उसने अपने पिता की साम्राज्यवादी नीति को आगे बढ़ाया। राजेंद्र प्रथम का काल चोल शक्ति का चरमोत्कर्ष काल था। राजेंद्र प्रथम के बारे में कहा गया है कि उसने बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान कर दिया था। 217 ईस्वी में उसने संपूर्ण सिंहल द्वीप यानी श्रीलंका को जीत लिया तथा वह सिंहल राजा महेंद्र पंचम को बंदी बनाकर चोल राज में लाया। उसने पवित्र गंगा जल लाने के उद्देश्य से उत्तर पूर्वी यानी गंगा घाटी पर आक्रमण किया तथा पाल शासक महिपाल को पराजित किया। तो यह भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। इस विजय के उपलक्ष्य में उसने गंगई कोंड की उपाधि धारण की तथा गंगई कोंड चोलपुरम नामक नई राजधानी की स्थापना की। नवीन राजधानी के निकट ही उसने सिंचाई के लिए चोल गंगम नामक विशाल तालाब का निर्माण भी कराया था दोस्तों। और ये सब के सब महत्वपूर्ण सवाल है जिसे आपको ध्यान में रखना है। आपसे पूछ सकता है कि गंगई कोंड चोलपुरम को राजधानी किसने बनाया था? तो राजेंद्र प्रथम ने बनाया था। या आप ऐसे पूछ सकता है कि गंगई कोंड की उपाधि किसने धारण की थी, किस चोल राजा ने? तो वह था दोस्तों राजेंद्र प्रथम। तो गंगई कोंड चोलपुरम की राजधानी की स्थापना किसने की थी दोस्तों? तो वो था राजेंद्र प्रथम। पूछा भी है, देखिए दोस्तों सी नंबर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस चोल शासक को
चोलगंगम नामक वृहद कृत्रिम झील बनवाने का श्रेय दिया जाता है, तो वह है दोस्तों कौन सा, तो राजेंद्र प्रथम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बी। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चोल राजा ने जल सेना प्रारंभ की थी? तो याद रखना है कौन सा राजा था जिसने जल सेना प्रारंभ की थी दोस्तों, तो वह था दोस्तों राजेंद्र प्रथम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सॉरी, जल सेना किसने प्रारंभ की थी दोस्तों, तो वह था राजराज प्रथम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो सी होगा। तो चोल साम्राज्य की महत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था दोस्तों, तो परांतक द्वितीय, जो कि सुंदर चोल का परांतक द्वितीय का पुत्र अरिमोली वर्मन था दोस्तों, जो 985 ईस्वी में राजराज प्रथम के नाम से गद्दी पर बैठा। यह विजेता के साथ साथ कुशल प्रशासक तथा महान निर्माता भी था। राजराज प्रथम ने एक अस्थायी सेना तथा विशाल नौसेना का गठन किया। उसने समस्त भूमि की नाप भी करवाई थी। ये सब के सब महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं कि किसने समस्त भूमि की नाप कराई थी, तो वह था दोस्तों राजराज प्रथम। नौसेना का गठन किसने किया था चोल काल में, तो वह था दोस्तों कौन, तो राजराज प्रथम। नेक्स्ट है, चोल शासक का नाम बताइए जिसने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की। तो श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय किसने प्राप्त की थी दोस्तों, तो वह था दोस्तों राजराज प्रथम। और इनके बारे में एक और सवाल याद रखना है कि तंजौर का जो बृहदेश्वर मंदिर है वो किसके द्वारा बनाया गया है दोस्तों, तो वो भी राजराज प्रथम के द्वारा ही बनाया गया था। और श्रीलंका के उत्तरी भागों को किसने विजित किया था दोस्तों, तो राजराज प्रथम ने। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, तो चोल राजा राजराज प्रथम ने सिंहल यानी श्रीलंका पर आक्रमण करके उत्तरी सिंहल को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया। विजित क्षेत्र में राज ने अनुराधापुर को नष्ट कर पोलन्ना रुवा को इस क्षेत्र की राजधानी बनाया। इसका नाम क्या रखा गया दोस्तों, तो जन्नाथ मंगलम रखा गया। राजराज शैव मतावलंबी था, यानी शैव धर्म को मानने वाला व्यक्ति था। उसने शिवपाद शेखर की उपाधि भी धारण की। तो ये भी फैक्ट्स आपको ध्यान में रखना है कि किस चोल राजा ने शिवपाद शेखर की उपाधि धारण की थी, तो वह था दोस्तों राजराज प्रथम। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, चोल राजाओं में किस एक ने सीलोन पर विजय प्राप्त की थी? तो याद रखना है दोस्तों राजेंद्र प्रथम ने सीलोन पर विजय प्राप्त की थी। तो याद रखना है सीलोन किसको कहा गया है दोस्तों, तो याद रखना है आपको कि श्रीलंका को जो है सीलोन कहा गया। तो हाँ, श्रीलंका को किसने विजित किया था, तो राजेंद्र प्रथम ने विजित किया था। चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने सिंहल द्वीप या श्रीलंका विजय का कार्य पूर्ण किया था। तथापि राजराज प्रथम ने भी श्रीलंका पर आक्रमण कर वहां के कुछ प्रदेशों पर अपना अधिकार कर लिया था, किंतु संपूर्ण श्रीलंका पर उसका अधिकार नहीं हो पाया था। राजेंद्र प्रथम ने वहां के शासक महेंद्र पंचम को बंदी बनाकर चोल राज भेज दिया, जहां 12 वर्ष बाद उसकी मृत्यु होगी। संपूर्ण श्रीलंका पर राजेंद्र का अधिकार हो गया था दोस्तों। नेक्स्ट है, वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंहल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया? तो वह था दोस्तों कौन था, तो कुलोत्तुंग प्रथम। कुलोत्तुंग प्रथम वह प्रथम चोल राजा था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंहल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो ए होगा। तो कुलोत्तुंग प्रथम के समय में श्रीलंका के राजा विजय बाहु ने अपनी स्वतंत्रता घोषित की, किंतु कुलोत्तुंग प्रथम ने श्रीलंका में चोल प्रभाव की समाप्ति के प्रति किसी कटुता का प्रदर्शन नहीं किया तथा उसने अपनी पुत्री का विवाह श्रीलंका के राजकुमार वीरप्पेरुमाल के साथ कर दिया। अब हम लोग दोस्तों कथन और कारण से रिलेटेड सवाल को देखेंगे। कथन है दोस्तों, हमें चोल के विषय में उनके पूर्ववर्ती राजवंशों की अपेक्षा अधिक जानकारी है। कारण इसका दिया गया है क्या दोस्तों, तो चोल शासकों ने मंदिरों की दीवारों पर अभिलेख उत्कीर्ण करने का चलन प्रारंभ किया, जिनमें उनकी विजयों के ऐतिहासिक विवरण दिए जाते थे। तो क्या इसका आंसर है दोस्तों, तो इसका आंसर है दोस्तों एक कथन भी सही है और कारण जो है दोस्तों कथन की सही व्याख्या कर रहा है। यानी हमें चोलों के विषय में उनके पूर्ववर्ती राजवंशों की अपेक्षा अधिक जानकारी, यह बात बिल्कुल सही है। और कारण क्या है दोस्तों कि चोल शासकों ने मंदिरों की दीवारों पर अभिलेख उत्कीर्ण करने का चलन आरंभ किया, जिनमें उनकी विजयों के ऐतिहासिक विवरण दिए जाते थे। तो यही रीजन था दोस्तों कि हमें चोल शासकों के बारे में विशेष जानकारी प्राप्त होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ए होगा। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, तो चोल के विषयों में हमें उनके पूर्ववर्ती राजवंशों की अपेक्षा अधिक जानकारी है। राजराज प्रथम एवं राजेंद्र प्रथम ने मंदिरों की ऐतिहासिक दीवारों पर शिलालेख स्थापित किया। राजराज प्रथम ने अभिलेखों द्वारा अपने पूर्वजों के इतिहास को संकलित करने एवं अपने काल की घटनाओं
और विजयों को लेखों में जोड़ने की प्रथा का प्रारंभ किया। इसका अनुकरण बाद के राजाओं ने किया। यह अतः स्पष्ट है कि कथन और कारण दोनों सत्य हैं तथा कारण जो है कथन की सही व्याख्या कर रहा है दोस्तों। नेक्स्ट है, भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एड़ीपति है दोस्तों, तनियूड़ है और घटिका है। तो विवरण आपको देना है कि इसमें से कौन सा सुमेलित है। तो आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, इसमें कौन सा सुमेलित है। तो भूमि, एड़ीपति किसे कहा जाता था दोस्तों। तो भूमि जिससे मिलने वाला राजस्व अलग से ग्राम जलाशय के रख रखाव के लिए निर्धारित कर दिया जाता था, वह एड़ीपति कहलाता था। घटिका नामक शब्द क्या था दोस्तों। तो प्राय मंदिरों के साथ संबंध विद्यालय को क्या कहा जाता था दोस्तों। तो घटिका कहा जाता था। तो आपसे सुमेलित पूछा गया तो केवल 1 और 3 सुमेलित है दोस्तों, जबकि तनियुड़ जो है दोस्तों एक अकेले ब्राह्मण अथवा एक ब्राह्मण समूह को दान में दिया गया ग्राम था। यह बात बिल्कुल गलत है। तो इसमें केवल 1 और 3 ही सही है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो डी होगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। तो एड़ीपति चोल प्रशासन के अंतर्गत वह भूमि होती थी जिससे मिलने वाला राजस्व अलग से ग्राम जलाशय के रख रखाव के लिए निर्धारित कर दिया जाता था। 7वीं 8वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में घटिका प्राय मंदिरों के साथ संबद्ध विद्यालय थे। चोलकालीन स्थानीय प्रशासन में बड़े नगरों में अलग कुर्रम यानी ग्राम संघ कुर्रम गठित किए जाते थे, जिन्हें तनियूड़ अथवा तकुरम कहा जाता था दोस्तों। तो इंपॉर्टेंट है, जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी संस्था विदेशी व्यापार से संबंधित थी। तो याद रखना है दोस्तों, विदेशी व्यापार से संबंधित कौन सी संस्था थी। तो वह थी दोस्तों नगरम और नानादेशी तो वह थी दोस्तों नानादेशी और मणिग्राम। मणिग्राम और नाना जो देशी थी दोस्तों, वह विदेशी व्यापार से संबंधित थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी और डी दोनों। तो श्रेणी एक ही प्रकार के व्यवसाय करने वाले लोगों की सहमति होती थी, याद रखना, समिति होती थी। नगरम व्यापारियों के स्थानीय संगठनों को कहा जाता था। इस प्रकार के संगठन कांची तथा मामल्लपुरम में विद्यमान थे। लेखों से हमें विभिन्न व्यापारिक संघों के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। ये व्यापारी संघ में कौन कौन सा है दोस्तों। तो मणिग्रामम है, नानादेशीस है, वलैंग है, बलंजियर है, इदेंगे है आदि है दोस्तों। मणिग्रामम तथा नानादेशी दूसरे देशों के साथ भी व्यापार करते थे। तो याद रखना है कि कौन कौन से दूसरे देशों के साथ व्यापार करते थे। तो मणिग्राम और नानादेशी। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत का निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र उस व्यापार मार्ग पर था जो कल्याणी को वेंगी से जोड़ता था। तो कौन सा जो व्यापारिक केंद्र था दोस्तों जो कल्याणी को वेंगी से जोड़ता था, तो वो था दोस्तों तगर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा। काफी डीपली सवाल है और ये देखिए कब पूछा गया है, 1994 में। तो आगे भी विभिन्न स्टेट पीसीएस में यह सवाल पूछ सकता है, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। तो तगर प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। यह कल्याण तथा वेंगी के मध्य स्थित था। नेक्स्ट है, चालुक्य वंश का सबसे, याद रखना है दोस्तों, चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन था। तो याद रखना, चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन था, तो पुलकेशिन द्वितीय था। पुलकेशिन द्वितीय ही वो शासक था दोस्तों जिसने नर्मदा नदी के तट पर किसको हराया था। तो ये भी सवाल याद रखना है, हर्षवर्धन को हराया था दोस्तों। किसने, तो पुलकेशिन द्वितीय को। कहां पर, तो नर्मदा नदी के तट पर। तो पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश के शासकों में सर्वाधिक युक्त तथा शक्तिशाली था। उसने 610 ईस्वी से 642 ईस्वी तक शासन किया। उसकी उपलब्धियों का विवरण हमें ऐहोल अभिलेख से प्राप्त होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस वंश द्वारा प्राय महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद प्रदान किए जाते थे। तो वह था दोस्तों चालुक्य। चालुक्य वंश में महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद प्रदान किया जाता था दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बी। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। तो चालुक्यों के शासनकाल में प्राय महिलाओं को उच्च पदों पर नियुक्त किया जाता था। विजयादित्य प्रथम के भाई चंद्रादित्य की रानी विजय भट्टारिका ने अपने नाम से 2 ताम्रपत्र लिखवाए थे। वह एक अच्छी कवित्री भी थी। विजयादित्य ने अपनी छोटी बहन कुमकुम देवी के कहने पर एक विद्वान ब्राह्मण को एक गांव दान में दिया था। कृतिवर्मन द्वितीय की महारानी महादेवी के उसके साथ रक्तपुर के स्कंधावाड़ में उपस्थित रहने का उल्लेख मिलता है। इस वंश की विजय भट्टारिका ने कुशलता पूर्वक शासन संचालित किया था दोस्तों।
नेक्स्ट है चालुक्य की राजधानी कहाँ थी? तो चालुक्य की राजधानी कहाँ थी दोस्तों? तो वातापी थी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ए होगा। तो बीजापुरी कहाँ पड़े दोस्तों? तो कर्नाटक। जिले के वातापी नामक प्राचीन नगर का आधुनिक नाम बादामी है दोस्तों। छठी सातवीं शताब्दी ईस्वी में यह चालुक्यों की क्या थी दोस्तों? राजधानी थी। वातापी के चालुक्य राजवंश का वास्तविक संस्थापक कौन था दोस्तों? तो याद रखना है पुलकेशिन प्रथम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किसमें हुआ? तो कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किसमें हुआ दोस्तों? तो एहोल के उत्कीर्ण लेखों में कवि कालिदास के नाम का उल्लेख हुआ है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। तो एहोल, तो याद रखना है दोस्तों, एहोल प्रशस्ति बादामी के शासक पुलकेशिन द्वितीय के इतिहास को जानने का एक सशक्त माध्यम है। इस लेख की भाषा क्या है दोस्तों? तो संस्कृत तथा लिपि दक्षिण ब्राह्मी है। इस लेख की रचना किसने की है दोस्तों? एहोल अभिलेख की। तो याद रखना है रवि कृति ने एहोल अभिलेख की रचना की है। प्रशस्ति के अंत में लेखक ने यह दावा किया है कि उसने इसे लिखकर कालिदास तथा भारवी के समान यश प्राप्त किया, अतः इस अभिलेख में कालिदास के नाम का उल्लेख है। नेक्स्ट है संस्कृत के कवि और नाटककार कालिदास का उल्लेख हुआ है। तो याद रखना है दोस्तों, उनका उल्लेख जो हुआ है पुलकेशिन द्वितीय के एहोल अभिलेख में हुआ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो ए होगा। नेक्स्ट है किस शासक ने सिंहल द्वीप के विरुद्ध 642 ईस्वी में 2 समुद्री अभियान भेजा था? तो उस शासक का नाम था दोस्तों नरसिंह वर्मन प्रथम। नरसिंह वर्मन प्रथम ने दोस्तों 642 ईस्वी में सिंहल द्वीप के विरुद्ध 2 समुद्री अभियान भेजा था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बी होगा। तो नरसिंह वर्मन प्रथम पल्लव वंशीय शासक था। 642 ईस्वी में चालुक्य के विरुद्ध युद्ध में नरसिंह वर्मन को लंका के एक राजकुमार मानवर्मा से सहायता मिली थी, अतः उसने मानवर्मा को पुनः सिंहल की गद्दी दिलाने के लिए शक्तिशाली नौसेना को 2 बार उसकी सहायता हेतु सिंहल द्वीप भेजा था दोस्तों। नेक्स्ट है प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में प्राच्य यवन प्रिय शब्द धोतक था। तो यवन प्रिय शब्द जो धोतक था दोस्तों वह काली मिर्च का धोतक था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो डी होगा। तो भारतीय काली मिर्च यूनानियों एवं रोमवासियों को बहुत प्रिय थी, इसलिए प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में इसे यवन प्रिय कहा गया है। इसकी यूनान एवं रोम में बहुत अधिक मांग थी दोस्तों। तो याद रखना है कि जो भारतीय जो काली मिर्च थी दोस्तों उसकी यूनान और रोम में काफी ज्यादा मांग थी और उसे यह लोग क्या कहते थे दोस्तों? तो यवन प्रिय कहकर संबोधित करते थे। नेक्स्ट है तोलकापियम ग्रंथ संबंधित है। तो याद रखना है दोस्तों व्याकरण और काव्य से संबंधित है दोस्तों तोलकापियम ग्रंथ। इंपॉर्टेंट ग्रंथ है, दक्षिण भारतीय ग्रंथ है दोस्तों, जिसे आपको ध्यान में रखना है। और रचनाकार का भी नाम पूछा जाता है दोस्तों, तो ये भी याद रखना है। तो तोलकापियम के प्रणयनकर्ता तोलकापिय ऋषि अगस्त के 12 योग शिष्यों में से एक थे। यह एक तमिल व्याकरण ग्रंथ है। इसकी रचना सूत्र शैली में की गई है दोस्तों। तो ये भी फैक्ट्स आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है संगम साहित्य में तोलकापियम एक ग्रंथ है। तो याद रखना है दोस्तों तमिल व्याकरण की एक ग्रंथ है दोस्तों जिसे तोलकापियम कहा जाता है। यह संगम साहित्य का प्रमुख ग्रंथ है दोस्तों तोलकापियम। और कैसा ग्रंथ है? तो तमिल व्याकरण की यह ग्रंथ है दोस्तों। नेक्स्ट है शिल्पादिकारम का लेखक कौन था? तो याद रखना है दोस्तों इलंगो जो था दोस्तों वह शिल्पादिकारम का लेखक था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो ये का। और ये सबके सब महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों जिसे आपको ध्यान में रखना है। काफी ज्यादा फेमस सवाल है, इसको आप VVI कर ले कि शिल्पादिकारम के लेखक कौन थे? इलंगो थे। तोलकापियम के कौन था दोस्तों? तो तोलकापियर था। शिल्पादिकारम का लेखक इलंगो आडिगाल था। यह संगम साहित्य का महत्वपूर्ण महाकाव्य है दोस्तों। इसके लेखक चोल नरेश करिकाल का पौत्र था दोस्तों। तो ये भी फैक्ट्स आपको ध्यान में रखना है। फिर सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है दोस्तों। तो याद रखना है तोलकापियम क्या था? तो तोलकापियम में एक जो था दोस्तों व्याकरण था। शिल्पादि का मणि मैखले क्या था? तो मणि मैखले क्या था? तो शिल्पादिकारम पहले देख लेते हैं क्या था। तो शिल्पादिकारम के बारे में महाकाव्य था, यानी इसे आप दर्शन कर सकते हैं। मणि मैखले क्या था? तो एक प्रेम का था। तो सबसे पहले हम बी का देखते हैं कि बी का 4 किस में है। तो बी का 4 एक ही में है दोस्तों। और ए का सेकंड दे रहा है तिरुक्कुरल क्या था? तो एक दर्शन था। तो बी का 4, सी का 1 दे रहा है, यानी शिल्पादिकारम एक प्रेम कथा था। और डी का
कितना हो जाएगा दोस्तों 3, यानी एक ही ऑप्शन से ये ऑप्शन लग जा रहा है दोस्तों कि मुझे मालूम है कि क्या कि तोलकापियम कैसा ग्रंथ है, तो वह यह तमिल व्याकरण की ग्रंथ है, तो बी का 4, और बी का 4 एक ही ऑप्शन में है दोस्तों, और वो ऑप्शन कौन सा है तो डी में है दोस्तों। तो बाकी को देखना भी नहीं है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा तो डी हो जाएगा। तो याद रखना है तिरुकुरल क्या है तो दर्शन से संबंधित ग्रंथ है, तोलकापियम क्या है तो व्याकरण से संबंधित है, शिल्पादिकरम प्रेम कथा है दोस्तों उसमें, और मणिमेखले किसका है दोस्तों तो वणिक कथा का इसमें उल्लेख है। नेक्स्ट है शैव संतों के लेखन के संग्रह को पांचवा वेद भी समझा जाता है। उपयुक्त संग्रह का क्या नाम है तो उसका नाम है दोस्तों तिरुमुराय। तिरुमुराय को जो है दोस्तों पांचवा वेद भी समझा जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा तो डी होगा। तो शैव संतों के लेखन के संग्रह तिरुमुराय को पांचवा वेद भी समझा जाता है। तिरुमुराय तमिल भाषा में शिव की स्तुति में 6वीं से 11वीं शताब्दी तक तमिलनाडु के विभिन्न कवियों द्वारा गीतों एवं भजनों का 12 खंड का संकलन है। वेदों तथा शैव आगमों के साथ तिरुमुराय तमिलनाडु में शैव सिद्धांत दर्शन का आधार है दोस्तों। नेक्स्ट है ईसा की प्रारंभिक शताब्दी में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरा स्थल की खुदाई से प्राप्त होती है तो उस पुरा स्थल का नाम है दोस्तों अरिका मेडू। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा तो डी। बहुत बड़ा सवाल पूछा गया है दोस्तों, तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है आगामी एग्जामों के लिए, जिसे आपको ध्यान में रखना है। तो अरिका मेडू पूर्वी तट पर पांडिचेरी से 3 किलोमीटर दक्षिण में उष्ण कटिबंधीय कोरोमंडल तट पर स्थित है। पेरी प्लस में इसे पोडुके कहा गया है। यहाँ ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में रोमन बस्ती की अवस्थितियां मानी जाती हैं। यहाँ से प्राप्त अवशेषों में कई रोमन वस्तुएं प्राप्त हुई हैं, जिनमें शराब के 2 हत्थे युक्त कलश, रोमन लैंप, रोमन प्याला आदि प्रमुख हैं। यहाँ से न केवल भारतीय माल यथा मनिया, मोती, मलमल, सुगंधित पदार्थ, इत्र, मसाले और रेशम लादा जाता था, अपितु रोमन वासियों की रुचि एवं नमूनों के अनुसार भी माल निर्माण कर रोमन भेजा जाता था दोस्तों। नेक्स्ट है पूर्वी भारत में प्रमुख व्यापारी भारतीय रोमन व्यापारी का स्थान कौन था तो वह था दोस्तों अरिका मेडू। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पोडुके नाम से दी पेडिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी के लेखक को गया था तो उस बंदरगाह का नाम था दोस्तों अरिका मेडू। और पेडी प्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी के लेखक कौन है दोस्तों तो याद रखना है दोस्तों इसका कोई लेखक अज्ञात लेखक है, अभी तक इसका नाम हमें नहीं प्राप्त हुआ है। एक बार बीपीएससी जो है दोस्तों इसी सवाल को पूछा गया था बीपीएससी में कि दी पेडी प्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी का लेखक कौन था तो उसमें 5वां ऑप्शन कौन सा हो जाता दोस्तों तो ये इसका कोई भी अज्ञात लेखक है दोस्तों पेडी प्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी का। नेक्स्ट है रोमन बस्ती कहाँ से प्राप्त हुई है तो रोमन बस्ती कहाँ से प्राप्त हुई है दोस्तों तो अरिका मेडू से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट है अम्फोड़ा जार होता था एक, तो याद रखना है लंबा एवं दोनों तरफ हत्थेदार जार होता था दोस्तों, जिसे क्या कहा जाता था तो कहा जाता था इसको अम्फोड़ा। तो अम्फोड़ा जार एक लंबी एवं संकीर्ण गर्दन वाला और दोनों तरफ हत्थेदार जार है। प्राचीन काल में इसका प्रयोग तेल या शराब को रखने के लिए किया जाता था। अरिका मेडू के उत्खनन से रोम आयातित इस जार के अवशेष मिले हैं दोस्तों। नेक्स्ट है निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ तो याद रखना है दोस्तों चोल, चेड़, पांडे का हुआ है, कदम का उल्लेख जो है दोस्तों संगम साहित्य में नहीं किया गया है। तो संगम साहित्य में केवल चोल, चेड़ एवं पांड्य राज्यों के उद्भव और विकास का विवरण प्राप्त होता है। इन राज्यों के विविध राजाओं के शासन काल का स्पष्ट निर्धारण संभव न होने पर भी संगम साहित्य से कृष्णा नदी के दक्षिण में सुदूर प्रायद्वीपीय तक राजनीतिक गतिविधियां पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। कदम या अन्य किसी राजवंश का उल्लेख संगम साहित्य में नहीं है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा एक तमिल देश के संगम युग का राजवंश नहीं था तो चोल था दोस्तों, चेड़ था, पांडे भी था, जबकि पल्लव जो है दोस्तों संगम साहित्य से जुड़ा हुआ नहीं था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों तो सी होगा। नेक्स्ट है दोस्तों धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है तो याद रखना है दोस्तों कुरल किस भाषा में है तो यह तमिल भाषा की ग्रंथ है दोस्तों कुरल।
तो कुरल तमिल साहित्य का बाइबल तथा लघु वेद माना जाता है। तो याद रखना है दोस्तों, तमिल साहित्य का अगर आपसे पूछा जाए कि बाइबल किसे कहा जाता है तो वह कहा जाता है दोस्तों कुरल को। इसे मुप्पाल भी कहा जाता है। इसकी रचना सुप्रसिद्ध कवि किसने की है दोस्तों? तिरुवल्लुवर ने की थी। अनुश्रुतियों के अनुसार तिरुवल्लुवर ब्रह्मा के अवतार थे दोस्तों। तो ये भी फैक्ट्स आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित तमिल ग्रंथों में से किसे लघु वेद की संज्ञा दी गई है? तो उसका नाम है दोस्तों कुरल, और इसके लेखक का नाम क्या है? तो याद रखना है तिरुवल्लुवर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन तमिल रामायण या रामावतारम का लेखक था? तो दक्षिण भारत में रामायण को किसने लिखा था दोस्तों? तो उनका नाम था कंबन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। बंगाल में पूछा जाए कि किसने लिखा है तो याद रखना है दोस्तों कृतिवास ने लिखा है। ये भी फैक्ट आपको पूछ सकता है कि बंगाल में रामायण को ट्रांसलेट किसने किया था या बांग्ला भाषा में किसने लिखा था? तो कृतिवास ने। तो कंबन ने 12वीं शताब्दी ईस्वी में तमिल रामायण या रामावतरम की रचना तमिल भाषा में की थी। नेक्स्ट है, मध्यकालीन भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तमिल क्षेत्र के सिद्ध यानी सित्तर एकेश्वरवादी थे तथा मूर्ति पूजा की निंदा करते थे। दूसरा कथन है दोस्तों, कन्नड़ क्षेत्र के लिंगायत पुनर्जन्म के सिद्धांत पर प्रश्न चिन्ह लगाते थे तथा जाति अधिक्रम को अस्वीकार करते थे। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? दोनों के दोनों क्या है कथन? बिल्कुल परफेक्ट है। तो तमिल क्षेत्र के सिद्ध एकेश्वरवादी थे तथा मूर्ति पूजा की निंदा करते थे। लिंगायतों ने जाति की अवधारणा तथा कुछ समुदायों के दूषित होने की ब्राह्मणीय अवधारणा का विरोध किया। इनका विश्वास था कि मरणोपरांत भक्त शिव में लीन हो जाएंगे तथा इस संसार में पुनः नहीं लौटेंगे। इन्होंने पुनर्जन्म के सिद्धांत को क्या किया था दोस्तों? नकार दिया था। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है दोस्तों, कौन कौन सा होगा? तो ध्यान रखना है, गुप्त काल में कौन था? तो गुप्त काल में था दोस्तों कौन सा? तो देवगढ़ मंदिर जो था दोस्तों गुप्त काल से संबंधित है। चंदेल का कौन था दोस्तों? तो चंदेल का खजुराहो मंदिर था। चालुक कौन था तो दोस्तों? तो बादामी था। और पल्लव का कौन था दोस्तों? तो पनमैले था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए का 4 हो जाएगा, बी का 3, सी का 1 और डी का 2। तो इस हिसाब से देखें तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा दोस्तों? तो ए होगा। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहां पर देखते हैं। तो उत्तर प्रदेश के ललितपुर प्राचीन झांसी जिले में देवगढ़ नामक स्थान पर गुप्तकालीन दशावतार मंदिर स्थित है। खजुराहो छतरपुर मध्य प्रदेश में स्थित है दोस्तों। खजुराहो में चंदेल शासकों की कला के इतिहास का प्रसिद्ध उदाहरण आज भी विद्यमान है। यहाँ लगभग 25 मंदिरें खड़े हैं जो विष्णु, शिव तथा जैन तीर्थंकरों की उपासना में निर्मित कराए गए हैं। इनमें सर्वाधिक प्रसिद्ध कौन सा है दोस्तों? तो कंदरिया महादेव है। याद रखना है दोस्तों। बादामी कर्नाटक में स्थित है दोस्तों। चालुक्यों की राजधानी थी एवं पनमैले पल्लवों से संबंधित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था? तो याद रखना है दोस्तों, प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम कौन था? तो उसका नाम है दोस्तों मणिग्रामम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो डी होगा। तो दक्षिण भारत में नगरों में व्यापारियों के विभिन्न संगठन थे जैसे मणिग्रामम, वलंजियर आदि। चोल काल में ब्राह्मणों को दान में दिए गए ग्राम को क्या कहा जाता था? तो याद रखना है दोस्तों, चोल काल में ब्राह्मणों को दान में दिया गया गांव क्या कहलाता था? तो चतुर्वेदी मंगलम कहा जाता था दोस्तों। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तो कोलम का युद्ध हुआ था। तो याद रखना है दोस्तों, दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तक कोलम का युद्ध हुआ था। तो याद रखना है किनके किसके बीच हुआ था? तो चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य हुआ था दोस्तों तो कोलम का युद्ध। और यह इंपॉर्टेंट सवाल है जिसे आपको ध्यान में रखना है। तो चोल शासक परांतक प्रथम के अंतिम दिनों में राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय ने पश्चिमी गंगों की सहायता से तो कोल्लम के युद्ध में चोलों को परास्त किया। याद रखना है दोस्तों, और तंजौर पर अधिकार कर लिया। कृष्ण तृतीय ने इस उपलक्ष्य में कौन सी उपाधि धारण की दोस्तों? तो तंजयु कोंड की उपाधि धारण की थी दोस्तों कृष्ण तृतीय ने। नेक्स्ट है, चोल साम्राज्य को अंततः किसने समाप्त किया? तो स्टार लगा हुआ है दोस्तों चोल साम्राज्य के, क्यों लगा हुआ है? तो 1250 ईस्वी के आसपास होयसल एवं पांड्य राजाओं ने चोल राजा राजेंद्र तृतीय को परास्त कर दिया। चोल राजा पांड्यों की अधीनता में लगभग 1279 ईस्वी तक शासन करते रहे।
इसके पश्चात चोल राज्य के स्वतंत्र अस्तित्व का कोई प्रमाण नहीं मिलता। मलिक काफूर ने लगभग 1310 ईस्वी में दक्षिण विजय की थी, जिसमें उसने यादव, काकतीय, होयसल, पांड्य आदि राजाओं को जीता था। फिर भी प्रश्नानुसार इसका निकटतम उत्तर विकल्प डी हो सकता है दोस्तों। नेक्स्ट है, संगम युग में उड़ैयुड़ किसके लिए विख्यात था? तो याद रखना है दोस्तों, उड़ैयुड़ किसके लिए विख्यात था? तो संगम काल में पूछा जा रहा, तो यह कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था दोस्तों, उड़ैयुड़। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बी होगा दोस्तों। तो तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में कावेरी नदी के तट पर अवस्थित उड़ैयुड़ संगमकालीन महत्वपूर्ण नगर था। संगम युग में उड़ैयुड़ सूती वस्त्रों का बहुत बड़ा केंद्र था। इसका विवरण पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी से मिलता है। नेक्स्ट है दोस्तों, पांड्य राज्य की जीवन रेखा कौन सी नदी थी? तो वेंगी नदी थी दोस्तों, पांड्य राज्य की जीवन रेखा। और ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है, आपसे कभी भी ये सवाल पूछ सकता है दोस्तों कि पांड्य राज्य की जीवन रेखा कौन सी नदी थी? तो वेंगी नदी थी दोस्तों। तो पांड्य राज्य की जीवन रेखा वेंगी नदी थी। पांड्य राज्य कावेरी के दक्षिण में स्थित था। इसमें आधुनिक मदुरा तथा तिन्नेवेल्ली के जिले और त्रावणकोर का कुछ भाग शामिल था। इसकी राजधानी क्या थी दोस्तों? तो मदुरा थी। वेंगी नदी वाला प्रदेश अपनी उर्वरता के लिए अत्यधिक प्रसिद्ध था दोस्तों। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से संगम पतन पश्चिमी तट पर स्थित है? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो कौन से जो पतन थे दोस्तों वह पश्चिमी तट पर स्थित है, संगमकालीन पतन? तो याद रखना है दोस्तों, तोंडी और मुस्सिर जो थे दोस्तों वह पश्चिमी तट पर स्थित संगमकालीन पतन थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सी होगा। एक अज्ञात ग्रीक नाविक द्वारा रचित प्रसिद्ध पेरिप्लस ऑफ द, मैंने बताया था दोस्तों कि इसके लेखक का नाम अभी तक नहीं मिल पाया। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी में प्राचीन काल के विभिन्न बंदरगाहों की सूची मिलती है। इसमें नौड़ा, तोंडी, मुसीर तथा नेलीसंडा पश्चिमी तट के प्रमुख बंदरगाह थे दोस्तों। सॉरी। संगमकालीन साहित्य में कौन को एवं मन्नन किसके लिए प्रयुक्त होते थे? तो याद रखना है दोस्तों, यह राजा के लिए प्रयुक्त होते थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो डी होगा। तो संगमकालीन साहित्य में कौन, को एवं मन्नन शब्द राजा के लिए प्रयुक्त होते थे दोस्तों। नेक्स्ट है, तृतीय संगम हुआ था। तो याद रखना है दोस्तों, तृतीय संगम कहां पे हुआ था? तो मदुरई में हुआ था दोस्तों तृतीय संगम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? सी है। और ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों कि तृतीय संगम कहां पे हुआ था? तो मदुरई में हुआ था। तो ये दिया गया है दोस्तों, कौन कौन सा अभी तक 3 संगम हुए थे। टोटल 3 संगम हुए थे। प्रथम संगम का स्थान क्या है दोस्तों? तो मदुरई में हुआ था, अगस्त ऋषि की अध्यक्षता में। द्वितीय संगम का स्थान कहाँ पर है दोस्तों? तो कपाटपुरम। अलैवाई जिसे कहा जाता है दोस्तों, किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो अगस्त ऋषि के बाद में तोलकापियर की अध्यक्षता में हुआ था। तृतीय संगम कहाँ पर हुआ था? तो मदुरई में ही हुआ था दोस्तों। अध्यक्षता किसने की थी? तो नक्कीरर ने की थी दोस्तों। तो याद रखना है, इंपॉर्टेंट सवाल है ये। नेक्स्ट है, किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया और उन्हें आर्य बनाया? तो उनका नाम है दोस्तों अगस्त मुनि। ऋषि अगस्त को जो है दोस्तों दक्षिण भारत में उन्होंने क्या कहा? तो दक्षिण भारत का आर्यकरण किया और उन्हें आर्य बनाया। तो दक्षिण भारत के आर्यकरण का श्रेय ऋषि अगस्त को दिया जाता है। उन्होंने दक्षिण की यात्रा की और बाद में वहीं बस गए थे। इन्हें तमिल साहित्य के जनक के रूप में भी जाना जाता है। फिर सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है दोस्तों। तो चालुक्य है, हर्ष है। तो हर्ष ने अपनी राजधानी कहाँ पर बनाया था? कन्नौज में बनाया था। पांडे की क्या थी दोस्तों? तो पांडे राज की राजधानी थी मदुरई। चालुक्य की राजधानी क्या थी दोस्तों? तो ये पल्लव की क्या थी दोस्तों? तो कांचीपुरम। यानी ए का हो गया दोस्तों 3, बी का हो गया 4, सी का हो गया 2 और डी का हो गया 1। तो 3, 4, 2, 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो कि ऑप्शन ए में है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ए। तो चालुक्य की राजधानी बादामी थी। पुलकेशिन द्वितीय बादामी के चालुक्य का सबसे प्रतापी राजा था। रविकृत द्वारा रचित एहोल प्रशस्ति से पुलकेशिन द्वितीय के विस्तृत इतिहास ज्ञात होता। पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम थी। हर्ष ने अपनी बहन राजश्री के साथ संयुक्त रूप से कन्नौज पर शासन किया था। पांड्यों की राजधानी क्या थी दोस्तों? तो मदुरई थी। नेक्स्ट है, भारत के इतिहास में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। राजा भोज के अधीन प्रतिहारों का उदय हुआ। दूसरा कथन है, महेंद्र वर्मन प्रथम के अधीन पल्लव सत्ता की स्थापना हुई। परांतक प्रथम द्वारा चोल सत्ता की स्थापना हुई थी। यह तो बात बिल्कुल सही है। गोपाल द्वारा पाल वंश जो है, अच्छा घटनाक्रम सजाना है दोस्तों कि सबसे पहले कौन कौन सा हुआ है। अच्छा,
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो याद रखना है, सबसे पहले महेंद्रवर्मन प्रथम के अधीन पल्लव सत्ता की स्थापना हुई थी। उसके बाद गोपाल के द्वारा क्या किया गया था दोस्तों? तो पाल वंश की स्थापना किया गया था, यानी 2-4। और उसके बाद राजा भोज के अधीन प्रतिहारों का उदय हुआ था। और 3 हो जाएगा, परांतक प्रथम द्वारा चोल सत्ता की स्थापना की गई थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो सी होगा। घटनाओं का सही कालक्रम क्या है? तो महेंद्रवर्मन के अधीन पल्लव सत्ता की स्थापना कब हुई थी? तो 600 से 630 ईस्वी। गोपाल द्वारा पाल राजवंश की स्थापना कब की गई थी? तो 750 से 770 ईस्वी। राजा भोज के अधीन प्रतिहारों का उदय कब हुआ था? तो 836 885 ईस्वी में। एवं परांतक प्रथम द्वारा चोल सत्ता की स्थापना 907 से 953 ईस्वी। ज्ञातव्य कि प्रतिहारों का उदय मिहिर भोज 836 825 के अधीन हुआ, जिसे भोज भी कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है? और ये जोड़ी कौन सी है? तो 6वीं एवं 12वीं शताब्दी तक दक्षिण भारत का राज्य एवं उसकी राजधानी। तो पल्लवों की जो राजधानी थी कांचीपुरम थी, सही है। पांड्य की मदुराई थी। चोल का तंजौर था। होयसल का द्वार समुद्र था, सही है। लेकिन चेड़ की जो राजधानी थी दोस्तों, वह पुडुचेरी नहीं थी। चेल राज्य आधुनिक केरल प्रांत में स्थित है, जिसके अंतर्गत रावणकोर, कोचिन तथा मालाबार का कुछ भाग सम्मिलित था। चेल राज्य की राजधानी क्या थी दोस्तों? तो वांजी थी या वांची थी, जबकि अन्य विकल्प सही सम्मिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पल्लव शासकों का नाम उनके राज्यकाल को दृष्टिगत रखते हुए सही कालानुक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सबसे पहले कौन आएंगे दोस्तों? तो महेंद्रवर्मन प्रथम। उसके बाद आएंगे नरसिंहवर्मन प्रथम। उसके बाद कौन सा आएंगे दोस्तों? तो परमेश्वर प्रथम। और लास्ट में आएंगे दोस्तों नंदीवर्धन। जिसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ए होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस चीनी यात्री ने चालुक्यों के शासनकाल में चीन एवं भारत के संबंधों का विवरण दिया है? तो उसका नाम है दोस्तों मातवा लीन। तो ये महत्वपूर्ण सवाल है, जिसे आपको ध्यान में रखना है दोस्तों कि कौन सा चीनी यात्री है जिसने चालुक्यों के शासनकाल में चीन एवं भारत के संबंधों का विवरण दिया है? तो वह है दोस्तों मातवा लीन। तो मातवा लीन नामक चीनी यात्री ने चालुक्यों के शासनकाल में चीन एवं भारत के संबंधों का विवरण दिया है। नेक्स्ट है, किस राजवंश ने उत्तर भारत पर शासन नहीं किया था? तो उस राजवंश का नाम है दोस्तों चालुक्य। चालुक्य जो राजवंश था दोस्तों, उसने उत्तर भारत पर शासन नहीं किया था। और ये आज के डिस्कशन का हमारा लास्ट सवाल था दोस्तों। तो इसका फैक्ट्स भी देख लेते हैं। तो दिए गए विकल्पों में चालुक्य वंश ने उत्तर भारत का शासन नहीं किया था। इनका शासन मुख्यतः दक्कन एवं दक्षिण भारत में केंद्रित था। इनकी राजधानी बादामी थी। पुलकेशिन द्वितीय बादामी के चालुक्य वंश का सर्वप्रथम शासक था। इसने हर्षवर्धन को संभवतः पराजित किया था। इनके अतिरिक्त चालुक्यों की कुछ छोटी शाखाएं में भी थी, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण कल्याणी के चालुक्य थे दोस्तों। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की डिस्कशन। इस डिस्कशन में बस आज इतना ही। यह डिस्कशन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही साथ अगर ये वीडियो आपको पसंद आए दोस्तों, तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक यू।